आज हम लोग बात करेंगे वेव ऑप्टिक्स की। वेव ऑप्टिक्स एक ऐसा पोर्शन है जो ज़्यादातर लोगों को मुश्किल लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर आपने 11th में आपने ने ठीक से पढ़ा हुआ था तो इंटर में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने जा रही है। अगर 11th में बाई द वे अगर आपने नहीं ठीक से पढ़ा था तो आज हम लोग पूरी बातचीत करेंगे, जिससे आपके 11th के भी ढेर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पूरी जो जहां से कहानी शुरू होती है, स्टार्ट से ही लाइट के नेचर को लेकर के बड़ी कंट्रोवर्सीज कि लाइट क्या चीज है, लाइट पार्टिकल से बन के मतलब पार्टिकल नेचर है लाइट का, कि लाइट का वेव नेचर है। क्योंकि काफी ऐसी चीजें थी जो कि पार्टिकल नेचर ही से क्लियर हो रही थी। तो स्टार्टिंग में लंबे टाइम तक लाइट को हम लोग पार्टिकल ही मानते रहे, और लाइट ही टोटल सोर्स ऑफ एनर्जी हम लोग के लिए है। और पुराने टाइम में तो सूर्य को लोग भगवान की तरीके से देखते रहते थे, स्टार को सूर्य देवता माने जाते थे लगभग सभी रिलीजन में। और ये कॉस वो जो पार्टिकल नेचर को लेकर के हमेशा रहा। और ये 1963 में डिस्कार्टिस ने ये कहा था कि लाइट की स्पीड जो है इंक्रीज हो जाती है जब ये नॉर्मल की तरफ ये बेंड होती है। ये आप लोगों ने रे ऑप्टिक्स में पढ़ा था। 1678 में हिगिंस ने इंट्रोड्यूस किया वेव थ्योरी ऑफ लाइट, प्रिडिक्टिंग दैट लाइट स्पीड डिक्रीजेस व्हेन बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। और इन्होंने कहा कि लाइट की स्पीड जो है वो कम हो जाती है जब ये नॉर्मल की तरफ ये मूव जब ये झुकती है। मतलब जब रिफ्रैक्शन होता है तो एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है और जो नॉर्मल की तरफ झुकती है तो लाइट की स्पीड कम हो जाती है। हिगिंस और न्यूटन एक ही टाइम के हैं कि न्यूटन हमेशा लाइट को पार्टिकल नेचर मानते रहे, और प्राइवेट में जो हिगिंस भी उन्हीं के टाइम थे, जब उनसे अकेले में कभी मुलाकातें होती तो वो कहते थे कि हाँ हिगिंस तुम सही हो। लेकिन एक न्यूटन का इतना बड़ा सा नाम था, न्यूटन खुद भी मानते थे, कहते हमने कह दिया है, अब उसी पे सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन तुम्हारी बात मानी नहीं जाएगी, बट आई एग्री विद यू। तो न्यूटन वॉज एग्रीइंग विद हिगिंस इन प्राइवेट, लेकिन ऑन रिकॉर्ड जो है उन्होंने उससे एग्री नहीं करे। तो हिगिंस की बात नहीं मानी गई 200 साल तक। व्हाइल ही वाज राइट। न्यूटन ने कहा कि पार्टिकल नेचर है, हिगिंस ने कहा कि ये वेव नेचर है, और हिगिंस की बात नहीं मानी गई। और उनके उनके डेथ के 200 साल बाद, ये 1678 में, उसके बाद लगभग लगभग 200 साल समझ लीजिए, उसके बाद ये बात इनकी मानी गई जब ये 1801 में जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ, यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ, तो वहां से ये बात उभर करके आई कि लाइट जो है वो वेव नेचर शो करती है। जैसे एक पार्टिकल है, ये दोनों अगर आपस में अगर मिलेगा तो दो पार्टिकल हो जाएगा। आपके पास एक बिस्कुट है, एक बिस्कुट और आ गया तो कुल मिला के दो बिस्कुट हो गया। लाइट लेकिन वेव में ऐसा नहीं है। वेव में एक और एक मिलेंगी, एक ही जैसी चीजें मिलेंगी, तो वो 4 टाइम्स भी हो सकती है, वो 0 भी हो सकती है। जैसे अगर वो अपोजिट फेज में अगर मिल गई, जैसे ये है वेव है, और अगर ये अपोजिट फेज में मिल गई तो सारे पॉइंट आपके 0 0 0 हो गए। ठीक। और इंटेंसिटी डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड के ऊपर, कि एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के ऊपर। तो आई इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। अब फिर अगर दो चीजें अगर मिल रही हैं तो एक और एक मिलकर दो के बजाय वो चार हो जा रही है, क्योंकि एम्पलीट्यूड उसका डबल हो जा रहा है। हम्म? तो बड़ा आश्चर्यजनक सा था। तो ये वेव में होता, तो यंग ने अपने एक्सपेरिमेंट में इसको दिखाया। उसके बाद यंग को लेकर के ढेर सारे और भी एक्सपेरिमेंट हुए, उसके ड्यूल नेचर को लेकर के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है कि हाउ द लाइट बिहेव्स। जब ये इसके बारे में हम लोग अगले चैप्टर हम लोग बात करेंगे, जब हम लोग ड्यूल नेचर हम लोग बात कर रहे होंगे। और ये फिर उसके बाद ये भी हिगिंस की ये वाली बात भी फिर प्रूफ हो गई कि लाइट जो है उस एक मीडियम से दूसरे, जब ये एयर से किसी और मीडियम में जाती है तो इसकी स्पीड कम हो जाती है। ये भी एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हो गई। फिर उसके बाद द ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट ऑफ द फिजिसिस्ट मैक्सवेल होते हैं।
और मैक्सवेल जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी देते हैं, जितना भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पार्ट 1 में की बुक में, वो गॉस थ्योरम वगैरह सारी चीजों को मिला करके मैक्सवेल ने 4 इक्वेशंस दी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी लेकर के आए। क्योंकि ये कंट्रोवर्सी ये भी चल रही थी कि लाइट अगर वेव है तो ये वैक्यूम में चलती कैसे? ये वेव को चलने के लिए कोई मीडियम चाहिए, तो वहां पे तो कोई मीडियम है ही नहीं, तब कैसे चलती है? तो उन्होंने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का उन्होंने कॉन्सेप्ट लेकर किया है कि इनकी स्पीड है ये वैक्यूम में फिक्स होगी 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, तो दोनों एक दूसरे को बनाती रहेंगी। ठीक? तो एक के ऊपर दूसरी डिपेंड भी है। आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म वाले उधर वाले चैप्टर्स में आप लोगों ने देखा भी होगा। हम्म, फिर उसके बाद ये हिगिंस के प्रिंसिपल पे हम लोग देखते हैं, ये वेव के टाइप स्फेरिकल वेव, प्लेन वेव। फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स वेव फ्रंट्स आर एट स्फीयर। अगर एक पॉइंट सोर्स से अगर चीजें बढ़ रही हैं तो वेव फ्रंट जो है वो स्फीयर्स होते हैं। और प्लेन वेव एट लार्ज डिस्टेंस स्फेरिकल वेव्स अपीयर प्लेन। जैसे कि आप लोग कोई भी फील्ड देखते हैं, कोई भी फुटबॉल फील्ड देख रहे हैं, बड़ी सी फील्ड देख रहे हैं, आप लोग को प्लेन दिखाई पड़ती है ना, क्योंकि बहुत बड़ी सी हो जाती है उसके कंपैरिजन में। फील्ड छोटी है अर्थ, और अर्थ आपको मालूम है कि वो तो राउंड शेप में है। तो ऐसा तो है नहीं कि आपको चीजें ऐसे करके दिखाई पड़ती है, फुटबॉल फील्ड ऐसे तो कोई नहीं दिखाई पड़ती, वो तो आपको प्लेन दिखाई पड़ती है। फुटबॉल फील्ड है, क्रिकेट फील्ड है, कोई भी फील्ड है, गोल्फ का भी, आपको सारी चीजें आपको प्लेन दिखाई पड़ती है ना। गोल्फ अलग गोल्फ में चलिए, अलग अलग जगह है, कहीं पहाड़ है, लेकिन वो पूरा प्लेन होता है। एक जगह से दूसरी जगह आप जाते हैं तो वो प्लेन दिखाई पड़ता है, कर्व नहीं दिखाई पड़ता। कर देख, क्योंकि धीरे धीरे चीजें जब बड़ी होने लगती हैं तो वो और स्ट्रेटर होती चली जाती हैं। ये खूब बड़ा सा गोला, खूब बड़ा, जितना बड़ा गोला होगा तो बीच के 2 पॉइंट की जगह आपको लगभग स्ट्रेट होती जाएगी। जैसे लोग आपने बोलिए कि इतना बड़ा गोला बोले आपने बना दिया, तो यहाँ पे 2 पॉइंट के बीच अब ये चीजें लगभग स्ट्रेट आपको दिखाई पड़ रही। हमने मतलब अब ये गोला बहुत बड़ा हो जाएगा। ये कहते हैं किसी पॉइंट सोर्स से अगर चल रही है तो ये अगर ये पॉइंट सोर्स से अगर चल रही है, चीजें आगे बढ़ रही हैं, तो ये इस शेप में आगे बढ़ रही हैं। और हिगिंस के प्रिंसिपल पे उन्होंने कहते हैं जितनी देर में यहाँ से ये सारे पॉइंट्स ये पहुंच रहे हैं, और ये यहाँ से हम लोगों ने फिर से शुरू करा कि यहाँ से एक नई वेव बनना शुरू हो रही है। जितनी और ये वाली जो दूरी है, ये सारी दूरियां हर एक में सब में इक्वल दूरियां हैं, तो सब बराबर बराबर दूरी सारी वेव चल रही है। और वहां से हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ से अब एक नई वेव चलना शुरू हो रही है। तो इस सारे पॉइंट्स पे जहां से नई वेव चल रही, ये पॉइंट सोर्स है, यहां से वेव चली तो वो चारों तरफ चल रही है। तो वो पूरे स्फीयर भर में जिस पॉइंट से चली है अपनी रेडियस भरी जा रही है। तो वो चाहे जितना बड़ा ले ले हम लोग, वो तो पूरा हम लोगों का सभी दुनिया सेम होगी, तो वो सारी वेव जो है एक ही टाइम पे एक ही फेज में पहुंच रही होंगी। अगर इधर से अगर 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 ये मान ली कि 3.5 वेव अगर पूरी हो रही है, तो इधर भी 3.5 वेव पूरी हो रही है, इधर भी 3.5 वेव पूरी होगी, हो रही होगी। तो जो भी मिलेंगे सब सेम फेज में मिलेंगे, सेम एंगल पर। अच्छा, और जब और आगे हम लोग जब बढ़ते हैं उसके, तो ये हो गया जब हम लोग पॉइंट सोर्स से हम लोग लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। स्फेरिकल वेव फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स वेव फ्रंट्स आर स्फीयर्स। प्लेन वेव एट लार्ज डिस्टेंस है, जो स्फेरिकल वेव्स है वो प्लेन हो जाती है। लेकिन इसका प्रिंसिपल था कि एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। द न्यू वेव फ्रंट इज द कॉमन टेंजेंट टू दीज वेवलेट्स। अब जो नई जो हम लोग को बनेगा वो हम लोग का ये एक कॉमन टेंजेंट, जैसे यहाँ पे इन लोग का ये पूरा आ रहा है। ठीक? ये सारी यहाँ पे बन, ये नया सोच सके ये जो टेंजेंट, अब ये हम लोगों का देखिए ये हम लोग का वेव फ्रंट बन गया, जो कि स्ट्रेट है, पैरेलल है, उसके ऊपर टेंजेंशियल हो गया। For a spherical wave, new wavefronts will remain spherical. Back wave absence in Huygens engine for forward wavelets dominate, explaining why no back is observed. I could see it.
ये रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन उन्होंने वेव फ्रंट की थ्योरी से समझाया हुआ है। ये इंसिडेंट वेव फ्रंट एक चला आ रहा है, ये मीडियम वन है, ये मीडियम टू है, ये रिफ्लेक्टेड वेव है। अब ये जब तक ये यहाँ से यहाँ आ रही है, इसकी स्पीड ज्यादा है, और सेम टाइम में जब स्पीड ज्यादा है तो ये डिस्टेंस ये ज्यादा कवर कर रही है, इसकी स्पीड कम है इसलिए ये डिस्टेंस कम कवर कर रही है। और नॉर्मल की तरह थोड़ा सा देखिए बेंड भी हो गई है, ये एंगल आई था, एंगल आर है, एंड आई इज नॉट इक्वल टू आर, ये आप लोगों ने रिफ्लेक्शन में पढ़ाई हुआ। तो नई वेव फ्रंट जो है हम लोगों की ऐसे करके हम लोग की बनेगी। अब ये आगे ठीक उसी तरीके से हम लोगों का यहाँ पे है, ये रिफ्रैक्शन ऑफ अ प्लेन है और रिफ्रैक्शन एट ए रेयर मीडियम। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो वेव निकल रही है वो तेजी से आगे बढ़ रही है, जो भी अंदर जिसको पोर्शन को तय करना वो धीरे धीरे आ रही है, उसकी स्पीड स्लो है। तो जब तक वो यहाँ पे पहुंची है तब तक ये फ्रंट आ चुकी है, ये वाला वेव फ्रंट आ रहा था, ठीक, इसी वेव फ्रंट पे थे, तो ये हम लोग का ये वेव फ्रंट बन जा रहा है। कोहेरेंट सोर्सेज एंड इंटरफेरेंस। कोहेरेंट सोर्सेज के लिए हम लोग जो है एक खास बात ध्यान में रखते हैं कि उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, हर चीज सेम होनी चाहिए, क्योंकि तभी हम लोगों को उसके इफेक्ट दिखाई पड़ेंगे इंटरफेरेंस के, अदरवाइज हम लोग को नहीं दिखाई पड़ेगा। ठीक, तो फ्रीक्वेंसी और सारी चीजें सोर्स हो गई। ये दो करके आपने किसी भी एक स्टिल वाटर में दो डंडी लेकर के आपने हिला दिया है, तो वेव फ्रंट आगे बढ़ रहा है, और वो दोनों जो है आपस में एक दूसरे को इंटरफेयर कर रहे हैं। ये हिगिंस इस तरीके के एक्सपेरिमेंट उन्होंने काफी किए थे, अकेले रहा करते थे चीजें, और ये कुछ इस तरीके का बन जाए, ये एंटी नोड है, ये नोड है, नोड में जहाँ पे कि आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, एंटी नोड मतलब जहाँ पे आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। कंस्ट्रक्टिव मतलब जो जब दोनों वेव जो है वो सेम फेज में मिल रही, दो वेव सेम फेज में मिल रही है। और डिस्ट्रक्टिव मतलब जब दो वेव जो है आपके जस्ट अपोजिट फेज में मिल रही, तो वो दोनों मिल करके जीरो हो जाएगा, तो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, वहां पे डार्क फ्रिंज बन जाएगी। और जब दोनों मिलेंगी जब दोनों सेम फेज में जब मिल रही हैं, तो वहां पे ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। हम लोग देखेंगे सेम फेज में मिलेगी या लैम्डा का डिफरेंस होगा, एन लैम्डा का। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स एंड यंग्स एक्सपेरिमेंट, इन्होंने कुछ दिया नहीं है, ये इसने ये कुशाग्र ने बनाया है, जैसा हम बनाएंगे, तो इन्होंने मेन चीज ही गायब कर दी। फिर देखते शायद आगे दिया हो एक्सपेरिमेंट, नहीं, उन्होंने फॉर्मूला लिख दिया। ठीक? ये अब क्या बोले हम, एस एन बराबर एन लेमडा कैपिटल डी बाई डी, आगे दिया है कि नहीं दिया है कुछ, नहीं, बीटा बराबर, क्या आप बोले हैं, ये स्क्रीन होती है, ये दूरी है, कैपिटल डी है, यहाँ पे हम लोग को देखना है कि क्या बनेगा। ठीक, दो सोर्सेस होते हैं, S1 S2, बहुत पतले पतले से होते हैं, हम लोग एक ही सोर्स से बेसिकली हम लोग दो सोर्स बना लेते हैं, एक एक मोनोक्रोमेटिक लाइट एक ही हम लोग लेके आते हैं, उसे दो सोर्स बना लेते हैं, ताकि सब चीजें सेम रहे, फ्रीक्वेंसी सारी चीजें सेम रहे, वेवलेंथ हर चीज सेम रहे, तो बहुत आराम की, तो ये तभी हो पाएगा काम। इसकी जो पूरी दूरी है इसको हम लोग 2D बोलते हैं, क्या आप, ठीक है, ये वाली दूरी कैपिटल डी हो गई, ये वाली दूरी आपकी एक्स हो गई, कि कितनी दूरी पे, तो हम लोग भी न्यूमेरिकल करेंगे तो आप लोग को और ज्यादा आप लोग को कॉन्सेप्ट आएगा, और इनके बीच की दूरी जो है वो डी होगी। ठीक, और यहाँ पे क्या होगा, कितनी दूरी पर बनेगा, उसके लिए एन लेमडा बाई डी का फॉर्मूला होता है। देखिए बेसिकली जैसे मान लीजिए कि हम लोग ये एक लाइन ये आ रही है, एक ये जा रही है, ये वाला जो डिफरेंस है, दिस इज इंपॉर्टेंट,
ये दोनों सेम है, इसको ये मान लीजिए कि दोनों मतलब एक ही जगह मिल रही है। तो यहाँ पे जो ये वाला जो पाथ डिफरेंस है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक? अगर हाँ इसको हाँ इनिशियल पॉइंट जहाँ से निकल रही है वहां ये वाली डिस्टेंस जो है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये लेमडा है या लेमडा का मल्टीपल है तब तो बनेगी आपकी कंस्ट्रक्टिव, ठीक? लेकिन अगर वो एन लेमडा प्लस लेमडा बाई 2 का है डिफरेंस तो बनेगी डिस्ट्रक्टिव डार्क फ्रिंजेस। तो ब्राइट डार्क करके बनती रहेगी। बुक में आप लोग देख लीजिएगा सेंट्रल पे हमेशा, क्योंकि सेंट्रल पे यहाँ पर हमेशा ब्राइट फ्रिंज ही बनेगी क्योंकि दोनों दूरियां बराबर हैं, ठीक? तो पार्ट डिफरेंस इज जीरो। तो जब कोई पार्ट डिफरेंस ही नहीं है तो वो भी नहीं ठीक है। तो ना पाथ डिफरेंस पे हम लोग ध्यान देते हैं कि पाथ डिफरेंस कितना है, और उसी पाथ डिफरेंस से हम लोग को मालूम ये चल जाएगा कि कितनी दूरी पर हम लोग को डार्क मिलेगी, कितनी दूरी पर फ्रिंज मिलेगी। एक फॉर्मूला ने ये भी लिख दिया है, बीटा बराबर लेमडा डी बाई डी। मतलब ये जो फ्रिंजेस की चौड़ाई जो है उसके बारे में कि फ्रिंजेस कितनी मोटी बनेंगी। शायद नए वाले कोर्स में सामने बैठे हुए कह रहे कि सर ये सब अब कोर्स से हट गया जो हम बात कर रहे हैं आप उससे नहीं, एनसीईआरटी में शायद कर दिया है। डिफ्रैक्शन जो है ये फाइनमैन्स लेक्चर्स ये फाइनमैन्स लेक्चर्स ये वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस बुक्स है। फाइनमैन साहब को नोबेल प्राइज मिला था। तो जब उनको नोबेल प्राइज मिला था उसके बाद एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड काफी नीचे आ रहा था। तो स्टैंडर्ड को दोबारा ठीक करने के लिए फाइनमैन साहब ने पूरा पढ़ाया था। तो वही जो पढ़ाया था वही उनके नोट्स में क्लियर, वही मतलब वही उसी को बुक फॉर्म में कंपाइल कर देगा। वो फिजिक्स की बेस्ट बुक है, पढ़नी चाहिए जरूर सबको। अब क्या बोले हमारी कंट्री में तो कोई उस बारे में कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप लोग को फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो अलग से आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं जहाँ पे फाइनमेंस की बुक चल रही है, लेकिन ये लगभग कंपलसरी होनी चाहिए क्योंकि जब तक आप ये नहीं पढ़ेंगे आपको फिजिक्स दिखाई नहीं पड़ेगी। वो इंटर के बाद वो करते हैं। आइए हम न्यूमेरिकल्स हम लोग आते हैं। देखिए पूरा जो हमारा काम करने का ढंग है एक हल्की फुल्की हम लोगों ने एक आइडिया ले ली, उसके बाद फिर हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल करने के बाद फिर हम लोग दोबारा जब चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोग को सारी बातें क्लियर होंगी। या न्यूमेरिकल करते समय हम लोग अंदर से कोई भी हमारा न्यूमेरिकल फंसेगा तब हम अंदर पीछे से रिवीजन करेंगे कि न्यूमेरिकल करने में ही हमको असली बात मालूम होती है कि हमको किस बात पे ध्यान देना है, ठीक? तो कुछ सवाल हम लोग ने वहाँ पे एनसीईआरटी से हैं, कुछ बाहर से भी हैं। शायद ये 23 में आए थे जेई मेंस में, एक दो सवाल शायद नीट के भी हैं। ने कहा तो था किसी डाल देना, क्या करें पता नहीं। Monochromatic light of waves 589 meters of 589 nanometer incident from air on a water surface. What are the wavelength, frequency and speed of a reflected and refracted light refractive index of water is 1.33। दो पोर्शन है, एक रिफ्लेक्टेड है एक रिफ्रैक्टेड है। रिफ्लेक्टेड में जब रिफ्लेक्शन हो गया तो सेम मीडियम में वापस चली गई, फिर तो कोई चेंज ही नहीं हुआ। सिर्फ जो जिस एंगल से आई थी क्या क्या पूछा है हम लोग को, हम लोग को क्या क्या निकालना है, व्हाट आर द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड। तो स्पीड तो वेवलेंथ तो फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लीकेशन होगा, v इक्वल टू एल लेमडा, ठीक? तो जब सेम मीडियम में गई तो सेम स्पीड रहेगी, तो रिफ्लेक्टेड में तो कुछ नहीं होगा। अब सवाल रहा रिफ्लेक्टेड का, सॉरी रिफ्रैक्टेड का। जब एक मीडियम से जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट आ रही है, ठीक? या अगर इधर अगर रेयरर है ये इधर जा रही है, ठीक? ये रेयरर ये डेंसर,
यहाँ पे ये डेंसर, यहाँ पे ये रेयर। थोड़ी बहुत बात हम लोगों ने इसके पहले वाली वीडियो हम लोगों ने करी थी, जो हम लोगों ने रे ऑप्टिक्स पे हम लोगों ने बनाया था। तो अब यहाँ पे तो अब हम लोग आ रहे हैं, इसकी बात हम लोग करने जा रहे हैं रिफ्लेक्टेड की। याद रखिएगा बेटा, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। क्लियर? फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। तो अगर फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज हो रही है तो, और फ्रीक्वेंसी अगर नहीं चेंज हो रही है और किसी भी मीडियम में वैक्यूम या एयर के मुकाबले में लाइट की स्पीड कम हो जाती है, तो इसका मतलब कि उसकी वेवलेंथ पे ही पूरा असर पड़ रहा हो। वेवलेंथ क्या हो रही होगी? वेवलेंथ कम हो जाएगी। ठीक? तो जब वेवलेंथ कम हो जाएगी, वेवलेंथ लेस, फ्रीक्वेंसी नो इफेक्ट। ठीक? स्पीड लेस। अगर चीज डेंसर से रेयरर में आ रही है, वैक्यूम से ग्लास में आ रही है, वेवलेंथ जब लेस होगी, जैसे अब देखिए ये आपका है, इन्होंने पूछा सर वेवलेंथ जब लेस होगी तो स्पीड ज्यादा होगी। नहीं, v इज इक्वल टू एन इंटू लेमडा। वेवलेंथ मतलब कि एक वेव कंप्लीट करने में कितनी डिस्टेंस चली, मतलब वो x डिस्टेंस चलती है, और एक सेकेंड में वो वाई फ्रीक्वेंसी है उसकी, मतलब एक सेकेंड में वाई वेव वो पूरी कर लेती है। तो एक सेकेंड में वो कितना चली, x इंटू वाई। एक्स इंटू वाई, हाँ फ्रीक्वेंसी सेम है और वेवलेंथ कम होगी तो स्पीड कम होगी। Clear? सवाल ये था कि अभी दूसरा है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33। ठीक? तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33। तो हम लोग को निकालना, ये हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग को मालूम हो गया, इसको हम लोग अब मिटा देते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा हम लोग डाटा वाइज हम लोग बातचीत तो कर लेते हैं, जो उसमें सवाल में दिया हुआ है ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कर ही लिया। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स is equal to speed of light in air या वैक्यूम, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यहाँ पे वाटर। ये दिया है 1.33। स्पीड ऑफ लाइट हम लोग को मालूम है 3 इंटू 10⁸ होती। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितनी हो जाएगी? PW इक्वल टू 3 इंटू 10⁸। 1.33 को हम लोग 4/3 भी लिख सकते हैं। तो कितनी हो गई? 9/4 इंटू 10⁸, मतलब 2.25 इंटू 10⁸। ये लाइट की स्पीड है। ठीक? हम लोग को क्या निकालना था? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी तो हम लोग को ये दी हुई है 589 नैनोमीटर। तो 3 इंटू 10⁸ इज इक्वल टू 589 इंटू 10⁻⁻9 मीटर में बदल गया, इंटू फ्रीक्वेंसी। ठीक? तो ये फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? ये 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 589 इंटू 10⁻⁻9। तो ये कितना हो गया ऊपर? हाँ अच्छा, 10⁻17 हो जाएगा। अभी से तुम कर रहे हो, लेकिन बेटा थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी। हाँ, अब अभी हम लोग पहले यहाँ पे हम लोग वो ले ले, इसको हम लोग वो बना लेते हैं, 3000 हम लोग कर लेते हैं। नीचे 589 तीन फिगर है, इसमें हम लोग ने 3 जीरो लिए तो 10⁻5 हो गया, 9 इधर से गया तो 10⁻14 हो गया।
और 589 लगभग 600 है, उससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो 500 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। तो हम लोग कितना लोग हैं, ज्यादा आएगा, 600 से वो थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो कितना कम लोग कर ले, लिख दे अंदाज से बोलो, इसको इसको 590 मान लो। हाँ, 590 अगर हम लोग मान लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 3000 बाई 590, 5.08, 5.04, 5.08, 5.11 मान लीजिए, 1 × 10⁻14। ये क्या हम लोग निकाला, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज। अब हम लोग को क्या निकालना है, वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी इतनी ही रहेगी, स्पीड अभी हम लोग ने निकाली थी, अब हम लोग वो निकाल सकते हैं। वेवलेंथ हम लोग निकाल लेंगे। वेवलेंथ कितनी हम लोग की हो जाएगी, बी इज इक्वल टू एल लेमडा होता है, एंड फ्रीक्वेंसी। तो लेमडा बराबर कितना हो गया, स्पीड ऑफ लाइट 2.25 इंटू 10⁸ वाटर में, अभी निकाला था हम लोग ने। फ्रीक्वेंसी भी अभी निकाला, 5.1 इंटू 10⁻14। तो ये कितना हो गया, 10⁻−6। ठीक है, यही हुआ ना। और ये 22.5 इसको हम लोग बना लेते, 5.1 10⁻−1 और कर दे, क्योंकि इसको 22.5 बनाया, 10 यहाँ पे बढ़ा दिया, 10 वहाँ पे कम कर दिया। तो 5 से लगभग हम लोग डिवाइड करेंगे तो लगभग कितना हम लोग का आ जाएगा, 5.1 से इसको 5 चौक 20, 4 पॉइंट, हाँ 4.5 का 4.5 इंटू 5.1 कितना हो जाएगा, 225 करके देख लिया जाए, 4.4 हो जाएगा ना, हाँ 4.4 इंटू 10⁻−7। इसको और हम लोग नियर, इसको नैनो में हम लोग को करना है, तो 10 यहाँ पे हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो लगभग 440 इंटू 10⁻−9, मतलब 440 नैनोमीटर के आसपास हम लोग का आ जाएगा। क्लियर, ये लगभग कैलकुलेशन क्या हो गया, अस्तित्व 10⁻−7 है, 4.4 इनका भी पूछे सर नैनोमीटर में कैसे चेंज किया आपने, 4.4 इंटू 10⁻−7 है, हमको -9 चाहिए नैनोमीटर के लिए, तो -2 हमने कर दिया ताकि ये -9 बन जाए, क्योंकि 2 करें इसलिए 10⁻2 करेंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गया। तो 4.4 में जब हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो हम लोग का 440 हो गया, और ये हम लोग का 10⁻−9 मतलब ये नैनोमीटर हो गया। क्लियर, what is the shape of the wavefront in each of the following cases, light diverging from a point source। स्टार्टिंग में हम लोगों ने बताया था आपको कि जब किसी पॉइंट सोर्स से जब लाइट आगे बढ़ रही है तो चारों तरफ बराबर बराबर ऐसे बढ़ रही है, तो ऐसे ही वेवफ्रंट बनता चला जा रहा है स्पाइरल जैसे। ठीक है ना, बात पूरी समझ आपको आ रही है। लाइट इमर्जिंग आउट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन अ पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट इट्स फोकस। अरे भाई, कॉन्वेक्स लेंस अगर ये है, यहाँ पे फोकस से जो भी लाइनें जो भी रेज आएंगी वो पढ़ने के बाद पैरेलल हो जाएंगे। तो और इसके ऊपर जो है टेंजेंशियल लाइन खींचेंगे वो ऐसी रहेगी, तो ये फ्रंट तो टेंजेंशियल होता है। ठीक, तो ये वेव फ्रंट हो गया टेंजेंशियल, ये पैरेलल, ये हम लोग ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ेगा। क्लियर, द पोर्शन ऑफ द वेव फ्रंट ऑफ लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंट स्टार इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ, ये हम लोग को प्लेनर मिलेगा।
ये प्लेनर वेव फ्रंट होगा। ठीक है, एकदम स्टार्टिंग में हम लोगों ने हमने आपसे बात किया था इसके बारे में, जहां से शुरू ही हुआ था। The refractive index of a glass is 1.5. What is the speed of light in glass? और दूसरा है, is the speed of light in glass independent of the color of light? If not, which of the two colors, red and violet, travels slower in a glass plane? स्पीड ऑफ लाइट तो आप लोग निकाल लेंगे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से खर्च से, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू 1.5, मतलब कि 3/2। 3 कट गया, Pg बराबर 2 इधर आ गया, 2 × 10⁸ ठीक, मीटर पर सेकेंड। अब उसके बाद है सेकेंड क्वेश्चन, इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इंडिपेंडेंट ऑफ द कलर ऑफ लाइट? नो। जब ब्रेक हो गई प्रिज्म में, तो हर कलर के लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा। ठीक, वायलेट के लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। तो अब देखिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो हम लोग लेते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यही है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो अगर ये ज्यादा होना है तो इसको कम होना पड़ेगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। तो स्पीड ऑफ लाइट फॉर वायलेट विल बी लेसर, क्योंकि उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और इस फिगर को ज्यादा होना है और ये फिक्स है जी, तो डिनोमिनेटर को तो कम ही होना पड़ेगा ना पढ़ने के लिए। तो स्पीड ऑफ वायलेट विल बी लेसर देन द स्पीड ऑफ रेड कलर। यही तो, और तो कुछ नहीं था इसमें। इफ नॉट विच ऑफ द टू कलर, रेड एंड वायलेट, ट्रेवल्स स्लोअर इन अ ग्लास पेन, वायलेट विल टेक मोर टाइम, स्लोअर चलेगा। In a Young's double slit experiment, the slits are separated by 0.28 millimeter and the screen is placed 1.4 meter away. The distance between the central bright fringe and the fourth bright fringe is measured to be 1.2 centimeter. Determine the wave of the light used in this experiment. एक सेंटर वाले उसको हम लोग 0 मानते हैं, उसके बाद 1 2 3 4 ऐसे करके हम लोग, अभी हम लोगों ने भी एक्सपेरिमेंट हम लोग थोड़ी देर पहले देखा, हम लोग हल्का सा देखा भी था। तो हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, हम लोग को दिया हुआ है कैपिटल डी, हम लोग को दिया हुआ है 1.4 मीटर। ठीक, एक्सन दिया हुआ है हम लोगों को 1.2 सेंटीमीटर। एक्सन ये जहां पे हम लोग की ये वाली दूरी है, ये एक्सन है, और ये वाली दूरी हम लोग की कैपिटल डी है, और यहाँ पे हम लोग के जो पॉइंट सोर्स रखे ये S1 S2, इनके बीच की दूरी हम लोग की डी है, जो कि स्मॉल डी बराबर हम लोग को दिया हुआ है 0.28 नैनोमीटर। ठीक, determine the wavelength of the light used in this experiment. नैनोमीटर नहीं, मिलीमीटर, नैनोमीटर कैसे, मिलीमीटर। तो हम लोग का क्या फॉर्मूला था, एक्सन बराबर किसी एन लेमडा डी बाई स्मॉल डी, सारी वैल्यू रख देते हैं। हम लोग को क्या निकालना है, लेमडा निकालना है ना। तो लेमडा बराबर कितना हो जाएगा, एक्सन इंटू स्मॉल डी डिवाइडेड बाई 4 इंटू डी, 4, एन बराबर 4, एन बराबर 4 है ना, फोर्थ 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 ब्रैकेट। ठीक, अब वैल्यू रखने के निकल आएगा, रखिए बताइए कितना आएगा। एक्सन कितना हम लोग का है 1.2,
हम्म, क्या? हाँ, लेमडा बराबर कितना हम लोग का हो गया? एक्स एन इंटू डी अपॉन एन इंटू कैपिटल डी, यही है। डी इधर चला गया, एन और डी इधर आ गया। एक्स एन बराबर कितना हम लोग को दिया हुआ है? 1.2 सेंटीमीटर। 1.2 इंटू 10⁻⁻²। डी कितना दिया है? 0.28 मिलीमीटर, 10⁻⁻3। हाँ, एन कितना दिया है? 4। डी कितना दिया है? 1.4। कितना आएगा? 4 से ये चला गया, 0.3 हो गया। हाँ, 14 दूनी 28 हो गया, 0.2 ये हो गया। हम्म, तो 0.2 इंटू 0.2 हो गया 0.06। 0.06 इंटू 10⁻, हाँ, -5। ये दोनों जीरो हमने खत्म किया, तो कितना हो गया? 6 इंटू 10⁻⁻7। नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम लोगों ने 600 इंटू 10⁻⁻9। कौन सा कलर लगभग होगा ये? 600 के आसपास। ग्योर, हाँ। हाँ, 600। 490। 490 हो गई वायलेट की। 780 लगभग हो गई रेड की। 555 होगी ग्रीन की। ये किसकी होगी? हाँ, ग्रीन से ज्यादा और येलो से कम। कौन से आएगा? ऑरेंज। हाँ, मैं वही ऑरेंज। ऑरेंज। ये समझ में आपको लोग आगे? In Young's double slit experiment using monochromatic light of wavelength, the intensity of a light at a point on the screen where path difference is L is nahi. In Young's double slit experiment using monochromatic light of wavelength L, the intensity of a light at a point on the screen where path difference is L is K unit. What is the intensity of a light at a point where path difference is L/3? इंटेंसिटी ये जो हम लोग का जो फॉर्मूला होता है I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I1 I2 cos फाइव। ठीक, यही होता है। तो यहाँ पे हम लोग को चूंकि एक ही यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को जो भी हम लोग करते हैं, एक ही सोर्स से हम लोग दो सोर्स बनाते हैं, तो दोनों लाइट की इंटेंसिटी हम लोग की सेम रहेगी। उसको हम लोग I1 मान लेते हैं। ठीक, उसको हम लोग I1 मान लेते हैं। अब ये कह रहे हैं कि पाथ डिफरेंस इज वही सेम है जो वेवलेंथ के बराबर है। हाँ, हाँ, आई मीन बराबर एक ही लाइट से निकल रहा है, तो आई मीन बराबर I2 ही रहेगा। हर चीज एक जैसी है, तो सेम इंटेंसिटी सेम फ्रीक्वेंसी। और जब पाथ डिफरेंस जब सेम है, वेवलेंथ के बराबर है, पाथ डिफरेंस जब एक वेवलेंथ के बराबर है, तो उसका मतलब कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, ब्राइट फ्रिंज बन रही है। मतलब कि वहां पे 2 पाई का डिफरेंस है, तो cos 2 पाई बराबर कितना हो जाएगा? cos 2 पाई बराबर कितना होगा? जब 2 पाई बराबर पूरा जो तो जीरो हो गया ना, तो वो तो 1 हो गया ना। तो 1 हो गया ना। तो ये कितना हो गया ये? हाँ, तो ये सब, हाँ, ये 2 हो गया, हाँ नहीं। हाँ, हाँ, अच्छा।
नहीं 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 नहीं, रुक जाएगा, ये सब वही हो गया, I1 प्लस I1, ये बाहर आ गया I1, ये I1 स्क्वायर हो गया, ये √2 नहीं, 2 बाहर हो गया ना। क्यों, I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस √I1 I2 cos फाइव। हाँ हाँ, लेकिन हाँ, वो हो गया ठीक। तो ये कितनी हो गया, 4I1। और वैसे भी हम आप लोग को स्टार्टिंग में ही बताया था, दो चीजें जब मिलेंगी और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो वो 4 टाइम हो जाएगा। हम्म। तो और ये हम लोग को दिया हुआ है के, तो I1 बराबर हमारा कितना आ गया, के बाई, ये हमको 1 यूनिट मिली। ठीक। अब है व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट पॉइंट वे द पाथ डिफरेंस इज 1/3 L/3। ठीक। तो 2 पाई पर, तो L पर अगर हो रहा है पाथ डिफरेंस 2 पाई हो रहा है, तो L/3 पे पाथ डिफरेंस कितना होगा, 2 पाई/3। हम्म। तो cos 2 पाई/3 की वैल्यू कितनी होगी, ये cos 120 हुआ, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में गया तो माइनस हो जाएगा, -1/2। अब अब यहीं पर रख दिया हम लोगों ने, आई डैश में जो नया वाला निकाल रहे हैं हम लोग। हम्म। कितना हो गया, I1 प्लस ट्वाइस I1 इंटू -1/2। बेटा कॉस फाई बाहर है ये, हाँ, हाँ, नहीं कॉस फाई रूट पे नहीं है, हाँ, रूट पे सिर्फ √I1 I2, वैसे बड़ा हो गया हमसे ये, हाँ ठीक। तो ये -1/2, तो 2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया, I1 प्लस I1 माइनस I1, I1 प्लस I1 माइनस I1, कुल मिला करके I1, और I1 बराबर कितना था, तो इंटेंसिटी कितनी आ गई, K/4, K/4 यूनिट। A beam of light consisting of two wavelengths 650 nanometer and 520 nanometer is used to obtain interference fringes in Young's double slit experiment. Is used to obtain interference fringes in Young's double slit experiment. Find the distance of the third bright fringe on the screen from the central maxima for wavelength 650 nanometer, and what is the least distance from the central maxima where the bright fringes due to both the wavelength coincide। दो पार्ट, पहला पार्ट करते हैं। देखिए इसमें हम लोग को जो फॉर्मूला हम लोग को मालूम था, क्या हम लोग को मालूम था, एक्सन बराबर एल लेमडा कैपिटल डी बाई डी। हाँ? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पे हमको ना कैपिटल डी दिया है ना हमको स्मॉल डी दिया, तो आंसर भी हम लोगों का डी बाई डी में ही आएगा, या जबरदस्ती कोई फिगर आप लिखिए, क्वेश्चन में नहीं दिया हमको, क्वेश्चन में एन दिया है, लेमडा दिया, एन कितना दिया है, व्हाट इज द डिस्टेंस, थर्ड ब्राइट फ्रिंज, तो ब्राइट फ्रिंज के लिए एन लेमडा का था, ठीक। डार्क फ्रिंज के लिए लेमडा/2 हम लोग लेके आया करते थे, तो 3 × 650 नैनोमीटर कैपिटल डी बाई डी, तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, 65 चीजा कितना होगा, हाँ 1950 इंटू 10⁻⁻9 कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। कोई दिक्कत इसमें, यही है। अच्छा अब इसको किसी भी फॉर्म में लिख लीजिए आप, हाँ चेंज भी कर सकते हैं आप, कुछ थोड़ा बहुत चेंज कर दीजिए, 3 इधर ले लीजिए, 1.950 कैपिटल डी बाई डी इंटू 10⁻⁻6 मीटर,
Second part, what is the least distance from the central maxima where the bright fringes due to both the wavelength coincide? तो दोनों में ब्राइट फ्रिंज बन रही है, एक पे N1 बन रही है और दूसरी पर N2 बन रही है, ठीक? और डिस्टेंस सेम है, मतलब एक्शन सेम है। तो एक्शन सेम है तो हम लोग ले लेते हैं, ये 650 के लिए हम लोग ले लेते हैं N1 कि वो N1वीं जो ब्राइट फ्रिंज है 650 वाली, वो 520 वाली N2 ब्राइट फ्रिंजेस के साथ कोइंसाइड कर रही है। तो N1 लैम्डा कितना है 650 इंटू 10 टू द पावर -9 कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ठीक, इज इक्वल टू, अब ये कितना है N2 इंटू 520 इंटू 10 टू द पावर -9 इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? डी डी कट गया, कैपिटल डी की क्या 10 टू पावर 9 10 टू पावर -9 से कट गया, तो N1 बाई N2 इज इक्वल टू 520 बाई 650, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 4/5, ठीक। तो N1 जो है वो फोर्थ होगी, मतलब 650 वाली फोर्थ होगी और N2 वाली फिफ्थ होगी, या अब इसी रेशियो में होगी, मतलब जैसे N1 बराबर 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 12 हो सकता है, और N2 बराबर 5 है, 10 है, 15 है, मतलब बेसिकली फोर्थ और फिफ्थ। ये कंप्लीट, बाकी न्यूमेरिकल आप लोग कर लीजिए। और अगले हम लोग उसमें जो सवाल नीट में और आईआईटी में जो जेई में आए हुए थे 2023 में, उन सवालों पे हम लोग अगली बातचीत करें। ठीक है।